नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है और इसके बिल्कुल सेंटर में है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सब कुछ बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर यह सिर्फ कोई तकनीकी चीज नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्शन, गवर्नेंस और यहां तक कि देशों के बीच की होड़ में सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। और देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो इसी एक बात में छिपा है। एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर या कोड नहीं रहा। ये तो बिल्कुल तेल या बिजली की तरह एक मौलिक शक्ति का जरिया बन चुका है, जो देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं की तकदीर तय कर रहा है। मतलब जिसके हाथ में एआई है, समझिए भविष्य की चाबी उसी के हाथ में है। तो आज की इस बातचीत में हम 6 खास मुद्दों पर नजर डालेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एआई पावर का एक नया सोर्स बन गया है, इसने हमारी इकोनॉमी को कैसे बदला है और ये सरकारों और बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के बीच पावर बैलेंस को कैसे बदल रहा है। और हाँ, हम एआई के स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल, इसमें भारत की खास जगह और डेमोक्रेसी के लिए इसके चैलेंजेस को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एआई शक्ति का नया स्रोत कैसे बन गया है। देखिए, पुराने जमाने में किसी देश की ताकत उसकी फौज या उसकी जमीन से तय होती थी, लेकिन अब इस खेल में एक नया और शायद सबसे अहम खिलाड़ी आ गया है। तो बात यह है कि ताकत का जो पुराना खेल था, वो पूरी तरह बदल रहा है। आज जिसके भी पास एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ढेर सारा डेटा, उसे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटिंग पावर और स्मार्ट एल्गोरिदम, वही दुनिया के बड़े आर्थिक और रणनीतिक फैसलों पर असर डाल सकता है। यही है पावर का नया चेहरा। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, आर्थिक शक्ति का नया समीकरण। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई पूंजी यानी कैपिटल के सारे नियम ही बदल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर हो या फाइनेंस, एआई ड्रिवन ऑटोमेशन तो हर सेक्टर में जैसे क्रांति ला रहा है, प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा रहा है। सोचिए, पहले जब हम पूंजी या कैपिटल की बात करते थे तो दिमाग में क्या आता था? फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, यही सब है ना। लेकिन एआई के इस नए दौर में कैपिटल की ये परिभाषा अब काफी नहीं है। आज के दौर में पूंजी के 3 नए चेहरे हैं, 3 नए पिलर्स हैं। पहला है विशाल डेटा, यानी जानकारी का महासागर। दूसरा है एडवांस्ड एल्गोरिदम, जो इस डेटा से मतलब निकाल सकें। और तीसरा है हाई एंड कंप्यूटिंग पावर, जो इन एल्गोरिदम्स को चला सकें। असली दौलत अब यही है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई पूंजी का कंट्रोल किसके हाथ में है? असल में 2 ही बड़े खिलाड़ी हैं। एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो एआई के लिए दिमाग यानी एडवांस्ड चिप्स बनाती है, और दूसरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़े-बड़े डेटा सेंटर और नेटवर्क चलाता है। जो भी देश या कंपनी इन दोनों पर राज करती है, असल में वही पूरी एआई की दुनिया की मालिक है। और यहीं से शुरू होती है आज के दौर की सबसे बड़ी खींचतान। एक तरफ हैं वो विशाल टेक कंपनियां जो एआई बना रही हैं, और दूसरी तरफ हैं वो देश जो इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये पावर के लिए एक नई तरह की जंग है। इस पूरी खींचतान को समझने के लिए जरा दोनों की ताकतों को देखते हैं। एक तरफ हैं बड़ी कंपनियां, उनकी ताकत है इनोवेशन, दुनिया भर में फैले उनके प्लेटफॉर्म्स और बेहिसाब पैसा। तो दूसरी तरफ है सरकारें, जिनके पास है कानून बनाने का हक, डेटा पर नियम लगाने की शक्ति और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की ताकत। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं। अच्छा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड एआई चिप्स बेचने पर रोक लगा दी। ये दिखाता है कि सरकारें चाहें तो कॉरपोरेट सप्लाई चेन पर लगाम कस सकती हैं। वहीं यूरोप ने डिजिटल मार्केट एक्ट जैसे कानून बनाकर टेक कंपनियों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। तो मतलब ये हुआ कि कंपनियां सरकारों की जगह नहीं ले रही हैं, बल्कि दोनों के बीच एक बहुत ही पेचीदा रिश्ता बन रहा है। ये एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और मिलकर ही एआई का भविष्य तय कर रहे हैं। चलिए अब एक और अहम मोर्चे की बात करते हैं, और वो है स्ट्रेटेजिक फ्रंट। यहाँ एआई धीरे धीरे मॉडर्न वॉरफेयर और सिक्योरिटी का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है। ये 21वीं सदी के अदृश्य युद्ध क्षेत्र हैं। डिफेंस में एआई के 3 बड़े रोल सामने आ रहे हैं। पहला, ऑटोनॉमस वेपन्स, यानी ऐसे हथियार जो टारगेट पहचानने और फैसले लेने में मदद करते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस एनालिसिस में, जहां ये भारी मात्रा में डेटा को छानकर जंग के मैदान की साफ तस्वीर देता है। और तीसरा, साइबर वॉरफेयर में, जहां ये साइबर हमलों से बचाता भी है और हमले करता भी है। लेकिन ये ताकत सिर्फ बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एआई के आने से किसी भी देश में सरकार की निगरानी का तरीका कैसे बदल जाता है।
सरकारों के हाथ में कई एआई टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, लोगों के व्यवहार को समझने वाले एल्गोरिदम और मास कम्युनिकेशन पर नजर रखने वाले सिस्टम। और यहीं पर पब्लिक पॉलिसी और लोगों की आजादी के बीच संतुलन का एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है। अब जरा भारत की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति काफी अलग और दिलचस्प है। भारत ने एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो दुनिया में मिसाल है। देखिए, भारत ने पहले आधार के जरिए सबको एक डिजिटल पहचान दी, फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट का तरीका बदल दिया। इन दोनों ने मिलकर डिजिटल डेटा की एक ऐसी नदी बहा दी है जो भारत में एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक जबरदस्त जमीन तैयार करती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, डेटा सॉवरेनिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी देश का डेटा उसी देश के कानूनों के दायरे में रहना चाहिए। यह सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है, बल्कि देश के लंबे आर्थिक और रणनीतिक कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। तो भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भारत के लोगों का डेटा किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर वैल्यू बना रहा है, तो इसका असली फायदा किसे मिल रहा है? देश को यह पक्का करना होगा कि इस डेटा से जो भी दौलत बन रही है, उसका लाभ भारत को ही मिले। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की सभी डेमोक्रेसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि आज पावर का मतलब ही बदल गया है। पहले सिर्फ फौज और जमीन से ताकत तय होती थी, लेकिन अब इस खेल में डेटा, एल्गोरिथम और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए खिलाड़ी आ गए हैं, जो शायद पुराने खिलाड़ियों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो फिर लोकतांत्रिक देश ये कैसे सुनिश्चित करें कि एआई सिर्फ कुछ कंपनियों या सरकारों के हाथ का खिलौना ना बन जाए? खैर, उनके पास पारदर्शिता, सही नियम, कंपटीशन को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे कई रास्ते हैं। इनके जरिए एआई के फायदे आम लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो आखिर में हम सब एक दौराहे पर खड़े हैं और सवाल यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजिकल तरक्की हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करेगी, या फिर पावर का ये सेंट्रलाइजेशन समाज में नई तरह की असमानताओं को जन्म देगा, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। भविष्य इन्हीं दो रास्तों में से एक को चुनेगा।